3-4 और भी थे। एनी हाउ सिस्को ने क्या किया, इन सबको कंबाइन करके नेक्स्ट मंथ से इनको एक ही कहलाएंगे, वो है CCNA। मींस इसके साथ कुछ भी नहीं है कि राउटिंग स्विचिंग है, क्लाउड है, साइबर ऑप्स है, नो, जस्ट CCNA 200-301 इसका कोड है। जब भी आप बुक करना है तो इसी कोड से हम बुक करते हैं। तो उन्होंने इसको कंबाइन करके ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन CCNA होगा जो अभी हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या, हर कोर्स से थोड़ा सा हिस्सा उठा के इसमें डाला है, ठीक है। मोस्टली उन्होंने क्या किया है, राउटिंग एंड स्विचिंग से ज्यादातर, सिक्योरिटी से कुछ, कुछ वायरलेस से, ठीक है, इस तरह डेटा सेंटर से थोड़ा सा हिस्सा, साइबर ऑप से, और उन्हें क्या क्या है, CCNA बनाया है, कंबाइंड CCNA। ये CCNA जो है, एग्जाम तो मैंने आपको पहले बताया कि इसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ से होगा, वो मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा कि किस टाइप का होगा, क्योंकि अभी सिस्को ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जस्ट ये बताया कि उसी टाइप का होगा जो पहले था। मीन्स उसमें MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, सिंगल चॉइस होंगे, 1-2 लैब्स होंगे और एक सिमुलेशन होगा जिसको हम सिम कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह होगा, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो बहुत क्विकली वो हमें बताएंगे कि इसका, मेरे ख्याल में उसने प्राइस भी कम कर दिया है। इससे पहले CCNA का प्राइस था $325। सबसे हाईएस्ट जो है वो फीस जो था वो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग का रखा था सिस्को ने। लेकिन उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर उन्होंने, क्योंकि हर वेंडर ने अपने कोर्स की फीस कम कर दी है, मींस एग्जाम फीस, तो सिस्को ने भी यही सोचा कि क्यों ना हम भी ये ट्राई करें। तो मेरे ख्याल में इस दफा इनका फीस होगा 200। तो अगर आपको वाउचर भी मिल जाए तो मीन्स $60-70 पे आपको एग्जाम पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त होगा, आसान होगा, मीन्स आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली, क्योंकि एग्जाम वाउचर तो वही है, उन्होंने वही कहा है जो हमें ईमेल सेंड किया, उसकी 60% ऑफ होगा स्टिल, ठीक है। तो ये इनकी बेहतर चीज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको कंबाइन करके ये चीजें हैं, नेटवर्क फंडामेंटल है, नेटवर्क एक्सेस है, IP कनेक्टिविटी है, IP सर्विसेज है, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है, ऑटोमेशन एंड प्रोग्राम है इसमें। तो ये चीजें कुल मिला के इन्होंने CCNA बनाया है, जो नया CCNA है। और अगर आप ये कर पाते हो तो आप इजीली एक मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजें इजीली कवर अप कर सकते हो, और एक इजीली अपना जॉब जो है वो फाइंड आउट इसी पे कर सकते हो, क्योंकि अब ये वो CCNA नहीं रहा जो इससे पहले था। बहुत ही इनको कॉम्प्लेक्स कर दिया है और इसमें बहुत सी चीजें डाल दी है, ठीक है। तो ये रहा CCNA के बारे में जस्ट ओवरव्यू। मोर डिटेल के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब आते हैं कि नेटवर्क है क्या, क्योंकि जो सर्टिफिकेट हम पढ़ रहे हैं सिस्को का, ये नेटवर्क से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करते हैं, इसको हम नेटवर्क कहते हैं। हम वैसे भी जनरली भी स्पीकिंग में कहते हैं कि मेरा सोशल नेटवर्किंग ये है, नेटवर्क ये है, और मेरा नेटवर्क बहुत तक है। तो इसी तरह नेटवर्क क्या होता है, जब कनेक्टिविटी, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को, ठीक है, नोड्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको नेटवर्क कहते हैं। और हम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा नेटवर्क है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और वैसे व्हाट्सएप पे, तो कल को जब भी कोई मसला आता है तो फौरन हम मैसेज सेंड कर लेते हैं, वो हमारी हेल्प कर लेते हैं। सेम इसी तरह नेटवर्क से हम क्या करते हैं, डेटा एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन आपस में कर लेते हैं, प्रिंटर्स वगैरह, स्कैनर, ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, वायरलेस शेयर कर सकते हैं, बहुत सी चीजें, डेटा, CDs, DVDs, हर चीज जो है वो इसी के थ्रू हम इजीली शेयर कर सकते हैं। तो अब नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्क जस्ट इसको कहते हैं जब आप एक से ज्यादा नोड्स, कंप्यूटर, PC को कनेक्ट कर लेते हो, इसको नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, शेयरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं, डेटा स्टोरेज शेयर कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, इसको फिर हम नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क और नेटवर्किंग में ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। और हम नेटवर्किंग, मैंने ऑलरेडी बताया कि हम क्यों करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी रिसोर्सेज जो है इनको यूटिलाइज करके और शेयर कर सके। सपोज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नॉर्मल स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे नेटवर्किंग नहीं है,
तो क्या होगा, और उनको प्रिंटर चाहिए हर बंदे को, तो आप क्या करोगे, हर सिस्टम के साथ इंडिविजुअली प्रिंटर इंस्टॉल करोगे। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मींस आपको, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 200 बंदे हैं तो 200 प्रिंटर्स चाहिए। फिर 200 प्रिंटर्स के लिए 200 प्रिंटर्स के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, इंस्टॉलेशन चाहिए, टाइम चाहिए और पैसे चाहिए। तो क्यों ना अगर हम नेटवर्किंग एक दफा कर ले तो क्या होगा, वो एक ही प्रिंटर एनफ है, उनको शेयर कर दो और वो इजीली पूरी नेटवर्क में उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यही तो हम चाहते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। जिस तरह एक घर में हम कंबाइनली रहते हैं तो क्या होता है, कुछ काम कोई बाई कर लेता है, कोई और कर लेता है, इसी तरह आपका सब कुछ चलता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो तो मुश्किल हो जाता है, सारी चीजें आपको खुद से हैंडल करने पड़ते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्किंग के एडवांटेजेस सिर्फ है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर एक सिस्टम में वायरस आ गया, जिस तरह घर में अगर एक बंदे को कोरोना वायरस रह गया तो सारे डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक सिस्टम में कुछ आ गया तो वायरस वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है पूरे नेटवर्क में। लेकिन एडवांटेजेस भी तो ज्यादा है ना, हम इनको हैंडल कर सकते हैं। अब आते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्क कौन से है। नेटवर्क के बहुत से टाइप है। जो मेन नेटवर्क हमें पता है वो लैन है और वैन है और मैन है, ये तीन हमें पता है कि ये नेटवर्क के टाइप है। लेकिन नेटवर्क के बहुत सारे टाइप है, उसके साइज की कैटेगराइज करके, लोकेशन कैटेगराइज करके और मेनी अदर चीज़ों को के थ्रू करके हम इसके टाइप जो है वो डिक्लेयर करते हैं। उनमें क्या क्या है, सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जो कि लिमिटेड हो, एक घर तक, एक हाउस तक, एक ऑफिस तक, ठीक है, एक स्कूल तक, एक कॉलेज तक, ठीक है, एक बिल्डिंग तक। तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, और थ्रू केबल हम कनेक्टिविटी करें तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल एरिया में कवर अप होता है। ठीक है, जिस तरह मैंने घर का एग्जांपल दिया, या एक स्मॉल बिल्डिंग का, एक स्कूल का, एक कॉलेज का। ठीक है, तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दूसरे नंबर पे है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, जब एक से ज्यादा लोकल एरिया को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मे बी आपके दो तीन ब्रांचेस हो, आपके ब्रांचेस कहीं पे भी हो सकते हैं, आपके ब्रांचेस किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं, सेम कंट्री में भी हो सकते हैं, सेम सिटी में भी हो सकते हैं। जब आप एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर लेते हो तो इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल आप इंटरनेट भी ले सकते हो, उसको भी हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्योंकि वो क्या है, आप कनेक्टेड हो, मैं कनेक्टेड हूँ, इसी तरह हमारे लोकल एरिया कनेक्शन मिलके वो एक इंटरनेट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजीज तो हमें ऑलरेडी पता है। अब आती है जो फर्दर इसकी कैटेगरीज है, वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, जब आपकी ब्रांचेस विद इन द सिटी हो और आपने ज्वाइन करने हो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के, तो हम इसको वाइड एरिया नेटवर्क के बजाय इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे, अगर विद इन द सिटी हो। हाँ, अगर सिटी से बाहर हो तो वाइड एरिया नेटवर्क है, लेकिन अगर विद इन द सिटी हो तो अभी मैंने बताया था इसको तो वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। यस, इसकी एग्जांपल मैं स्टूडेंट को देता हूँ कि मैं आपको मुसलमान कह सकता हूँ, मैं आपको पाकिस्तानी कह सकता हूँ, मैं आपको पश्तून या पंजाबी या सिंधी या बलूची कह सकता हूँ, मैं आपको एशियन कह सकता हूँ, ये सारी आपकी आइडेंटिटीज है। लेकिन जो मेन आइडेंटिटी आपकी है वो है आपका नाम। रादर दिन कि मैं आपको इन चीजों से कॉल कर दूं, तो इससे बेहतर है कि मैं आपको आपके नाम पे कॉल कर दूं। तो इसी तरह जो वाइड एरिया नेटवर्क में कह रहा था, वो जब सिटी से बाहर हो, अगर विद इन द सिटी है तो इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। अगर आपकी लोकल ब्रांचेस एक ही सिटी में, सपोज यहाँ रियाज में है, लंदन में आपस में सिटीज कंबाइन करने हो, तो इसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं।
एक और है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अभी हम पढ़ चुके कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। जब आप कनेक्टिविटी कर लेते हो विदाउट केबल, वायरलेस मीन्स यूजलेस, जॉबलेस, वायरलेस मीन्स जिसमें कोई केबल ना हो। तो अगर आप विदाउट वायर कनेक्टिविटी कर लेते हो, वायरलेस का हिस्सा इसमें है, वो डिटेल से हम पढ़ेंगे कि वायरलेस क्या है। तो इसको हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जिस तरह हमारे घरों में, स्कूल में, स्मॉल ऑफिस में इसमें है, तो इसको हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। हमारे मोबाइल फोन, आईपैड, आईफोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं, तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाते हैं। और ये रेडियो सिग्नल यूज करते, जो कि आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। इसी तरह कैंपस एरिया नेटवर्क, जब आप लोकल एरिया नेटवर्क डिजाइन कर लेते हो एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, एक क्लासरूम में, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, एक एकेडमी में, तो फिर हम इसको बजाय के लोकल एरिया नेटवर्क कहे, इसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, जिस तरह मैं आपको आपके नाम से कॉल कर सकता हूँ, एशियन से कॉल कर सकता हूँ, पाकिस्तानी से कॉल कर सकता हूँ, पंजाबी कह सकता हूँ, ठीक है, बहुत सी आइडेंटिटीज है हमारे। लेकिन रादर देन इसके, तो स्पेसिफिक अगर आपका लोकल एरिया नेटवर्क एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी, एजुकेशन एकेडमी में है, तो फिर हम इसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसको कैन भी कहते हैं। अब आते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब आप अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से हर टाइप की चीजें कनेक्ट कर लेते हो, तो इसको हम पैन कहते हैं या पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये थ्रू ब्लूटूथ भी हो सकता है, थ्रू वाईफाई भी हो सकता है, और थ्रू केबल भी हो सकता है। जिस तरह हम अगर अपने लैपटॉप से टीवी कनेक्ट कर दे, कोई अपना फोन कनेक्ट कर दे केबल से, माउस कनेक्ट कर दे, कीबोर्ड कनेक्ट कर दे, ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट कर दे, दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर दे, फोन कनेक्ट कर दे, ये सारी चीजें जो है इनको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चीजें हैं जिसको हम घर में यूज करके कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट की तरह ही है, लेकिन इंटरनेट हर किसी को अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल नहीं होता। जो इंट्रानेट है, ये एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल करते हैं, और उनका एक प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क की तरह होता है, लेकिन उनके लोग जो है इनको एक्सेस कर लेते हैं। उनमें लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट वैन भी आ सकता है और मेन भी हो सकता है। मींस लोकल एरिया नेटवर्क तक महदूद भी हो सकता है, प्राइवेट वैन भी हो सकता है, एक सिटी से बाहर भी हो सकते हैं ये इंट्रानेट, और विद इन द सिटी भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल यूजर को अलाउड नहीं होता। जो आपकी कंपनी की रिसोर्सेज है, हम वीपीएन के थ्रू, हम अपने दूसरे कनेक्टिविटी के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करते हैं, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। तो बाकी लोग अलाउड नहीं होते, लेकिन जो कंपनी के लोग हैं वो इनको एक्सेस करते हैं, तो इसको इंट्रानेट कहते हैं। सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सारे रिसोर्सेज यहाँ पे है, तो मैं अपने लैपटॉप से डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकता हूँ, और अगर वहाँ पे हो तो इंटरनली भी एक्सेस कर सकता हूँ जब मैं ऑफिस में हूँ, जब ऑफिस से बाहर हूँ। लेकिन ऑफिस की चीजें सिर्फ मुझे अलाउड है एक्सेस करने को, तो इसको इंट्रानेट कहते हैं। और इसी तरह एक्स्ट्रानेट है। अगर एक से ज्यादा कंपनीज है, या उनके आपस में डेटा शेयर हुआ है, या वो चाहते हैं कि बाहर के लोग भी इनको एक्सेस कर सके आपके इंटरनल रिसोर्सेज को, तो फिर इसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं। मींस यहाँ पे बाहर के लोग आप अलाउड कर लेते हो कि वो आपके प्राइवेट नेटवर्क में आके कुछ चीजें एक्सेस करें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, ऑडिट होती है, कनेक्टिविटी के लिए प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसको फिर हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। और इसी तरह इंटरनेट जो कि हमें पता है इंटरनेशनल नेटवर्क से लिया गया है। इंटरनेट जो है, मैं कनेक्टेड हूँ, आप कनेक्टेड हो, सारे लोग कनेक्टेड है, मिलियन लोग कनेक्टेड है, डिवाइसेस है जिसमें लैपटॉप है, वर्कस्टेशन है, पीसी है, सर्वर है, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, टीवी है, आईपैड है, आईपॉड है, मशीनरी है, कैमराज है, ये सारी चीजें मिल के उन्होंने क्या बनाया है? इंटरनेट, जिसको इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। और हर कोई इसके थ्रू कनेक्टेड, जिस तरह अभी हम भी कनेक्टेड हैं, तो इसको हम इंटरनेट कहते हैं।
और इसी तरह लास्ट टाइप जो है वो है सेन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया जिस तरह नाम से भी ज्यादा है, हमारे सारे स्टोरेज यहाँ पे होते हैं, लेकिन ये ब्लॉक में होते हैं, फास्ट होता है। इस तरह नहीं जिस तरह आप एक हार्ड ड्राइव एक्सेस कर रहे हो या यूएसबी, तो वो स्लो होगा। अगर 10-12 लोग एक्सेस करेंगे तो और स्लो हो जाएगा। ये स्पेशल डिजाइन किए हुए यू समझो सर्वर्स होते हैं, जो कि नेटवर्क से हम इनको अटैच कर लेते हैं, जिसको स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं, सेंस भी कहते हैं इनको। और आपके लोकल एरिया नेटवर्क इवन वैन से भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपकी फुल स्टोरेज जो है, डेटा है, सारी चीजें जो होते हैं वो स्टोरेज में पड़े होते हैं। और जब आप अपने कंप्यूटर पे यहाँ क्लिक कर लेते हो तो ड्राइवर की जगह वो शेयर ड्राइव आपको आएगा, और आप इस तरह फास्ट एक्सेस करोगे जिस तरह आप अपना ड्राइव एक्सेस करते हो। ये कंपनीज में इंस्टॉल होते हैं। तो फुल डेटा सारी चीजें आपके वहां पे पड़े होते हैं, और हाई स्पीड से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। इवन सेम रिसोर्सेज अगर 200 लोग भी एक्सेस करें तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रादर दिन कोर्स में है सबसे पहले ये वाला, ये कह रहा है कि राउटर क्या होते हैं, लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विचेस क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और आईपीएस क्या होते हैं, एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट और सर्वर्स क्या होते हैं। तो जाते हैं कि ये चीजें क्या है। सबसे पहले है राउटर। राउटर क्या है, इनको हम डिटेल से आगे जब हम राउटर स्टार्ट करेंगे तो और फर्दर डिटेल से चेक करेंगे, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो सिस्को बनाते हैं, ठीक है। इस तरह इससे पहले हम पढ़ चुके कि सिस्को बहुत सी डिवाइसेस बनाते हैं, उनमें से एक जो है वो राउटर्स है। और ये लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं, मींस ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे ये काम करते हैं। ओएसआई मॉडल भी हम आगे पढ़ेंगे। और बेसिकली इसको हम जब एक से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करना है तो उनके लिए यूज करते हैं। जब लैन को वैन से कनेक्ट करना है, वैन को लैन से कनेक्ट करना है, डिफरेंट सबनेट को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम राउटर को यूज करते हैं। राउटर्स बहुत से टेबल बना के हमारी डिटेल जो है वो स्टोर करते हैं। यू समझो कि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जब आप हम दो डिफरेंट, जिस तरह ये किंग्स जाते हैं ना किसी और कंट्री, या जब हमारा वजीर आजम यहाँ पे आता है तो उनको अरबी वो नहीं बोल सकते, तो क्या होता है जब आपस में वो दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली वो एक ऐसी बंदे को हायर करते हैं जिसको ट्रांसलेटर कहते हैं या इंटरप्रेटर कहते हैं। वो दोनों लैंग्वेज जानता हो तो उनकी कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसी तरह राउटर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं। अगर सेम नेटवर्क है तो उसके लिए ये यूज नहीं होगा, उसके लिए हम स्विच यूज करते हैं। ये बेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं, आगे हम इनको करेंगे कि किस तरह बेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सेगमेंटेशन कर लेते हैं, नेटवर्क को डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट सबनेट में, क्योंकि ये स्विच नहीं है कि इनको कनेक्ट कर दे। डेटा फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, इससे फायरवॉल के काम भी ले सकते हो, नेट पैड भी इस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एसीएल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। इसमें वीलैन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंटर वीलैन राउटिंग भी कर सकते हो, राउटिंग भी कर सकते हो, स्टैटिक राउट, डायनामिक राउट, ठीक है, पैकेट फिल्टरिंग, ये सारी चीजें आप राउटर में कर सकते हो, जो कि आगे हम इनको डिटेल से देखेंगे और करेंगे। लेकिन फिलहाल एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, और इनको हम लेयर 3 कहते हैं, और ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है। और ये ब्रॉडकास्ट को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट इनकी कुछ चीजें थे। ये इनके डिफरेंट मॉडल होते हैं जो कि आगे हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जिस तरह हमारे नए लैपटॉप आते हैं तो नए लैपटॉप में रैम ज्यादा हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, इस तरह की चीजें चेंज होते हैं, तो इसी तरह राउटर्स में भी होते हैं। इनसाइड अगर आप इनको ओपन कर दो तो जस्ट लाइक का लैपटॉप की तरह है। इनमें भी हार्ड डिस्क, रैम, इस तरह की सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, फैन, ये सारी चीजें जिसको हम डिटेल से आगे करेंगे। दूसरे नंबर पे है सिस्को स्विचेस, कि स्विच क्या होते हैं। अगर एक से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज करते हैं जिसको स्विच कहते हैं।
सपोज अगर आपके पास घर में 10-12 चीजें कनेक्ट करने हो और आपके पास एक इशू हो, तो आप क्या करते हैं? आप एक्सटेंशन यूज करते हो। इसी तरीके से जब हम एक से ज्यादा लैपटॉप को, पीसी को, एंड डिवाइसेस को, प्रिंटर्स को, फोन्स को, सर्वर्स को, इन चीजों को कनेक्ट करते हैं तो हमें स्विच चाहिए। लेकिन सेम नेटवर्क के लिए ये यूज होता है स्विच। और ये लेयर 2 पे काम करता है जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं। लेयर 3 स्विचेस अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, क्योंकि लेयर 3 स्विचेस भी होते हैं जिसको हम मल्टी लेयर स्विचेस भी कहते हैं। जो राउटर हम पढ़ चुके हैं वो पैकेट बेस होते हैं, जो स्विचेस होते हैं ये फ्रेम पे काम करते हैं। ये सारी चीजें भी हम आगे इनको चेक करेंगे। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्विचेस मिलेंगे, क्योंकि डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करना है, आपके फोन्स को, सर्वर्स को, एक्सेस पॉइंट्स को, प्रिंटर को, स्कैनर्स को, लैपटॉप को, पीसीस को, तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो ये कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर सके। इनको हम मैनेज कर सकते हैं, किसी हद तक ग्राफिकली भी कर सकते हैं, और मोस्टली हम इनको CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इनमें भी डिफरेंट मॉडल होते हैं, कितने पोर्ट की स्विचेस चाहिए, ठीक है, कितने पावरफुल चाहिए, फिर इसकी स्विचेस की डिफरेंट डिटेल हम डिटेल से करेंगे कि इनमें क्या क्या होते हैं। स्टैक वाइज स्विचेस होते हैं, एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं, कोर स्विचेस होते हैं, बहुत सारी चीजें जो कि आगे हम डिटेल से करेंगे। लेकिन ये इसका खास व्यू है, जिस तरह इन पे मोड बटन लगे होते हैं, कितने पोर्ट है इसके, ईथरनेट पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, गिग पोर्ट है, SFPs है, USB पोर्ट है, ठीक है, RJ45, इस टाइप की ये सारी चीजें हम आगे इनको करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इन स्विचेस में से लेयर 2 स्विचेस भी होते हैं और लेयर 3 स्विचेस भी होते हैं। लेयर 2 स्विचेस से क्या मतलब? मींस लेयर 2 स्विचेस आपको सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, और ये लेयर 2 पे सिर्फ वर्क करेगा, फ्रेम बेस होंगे। और ये लेन के लिए हम इनको यूज करते हैं जब एक से ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो और आपस में उनकी कम्युनिकेशन करवानी हो। लेकिन आप इस पे राउटिंग नहीं कर सकते, या लेयर 3 की जो कैपेबिलिटी है, जो मीन्स राउटर की कैपेबिलिटी है, वो इसमें नहीं होते। ये प्योरली लेयर 2 फ्रेम बेस होते हैं, तो इसको हम लेयर 2 स्विचेस कहते हैं। लेकिन कुछ स्विचेस होते हैं जो कि लेयर 3 स्विचेस कहलाते हैं, या इनको मल्टी लेयर स्विचेस भी कहते हैं। अब ये स्विचेस जो है, इनमें दोनों कैपेबिलिटीज होते हैं, लेयर 2 और लेयर 3 दोनों के। मींस ये राउटिंग भी कर लेते हैं और स्विचिंग का काम भी कर लेते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट इस पे स्विचिंग की कैपेबिलिटी ऑफ होती है, आप इनको ऑन कर सकते हो, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन दोनों काम इनसे ले सकते हो, स्विच का भी और राउटर का भी। तो ये तो जबरदस्त हुआ। और यही आपको बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में स्विचेस मिलेंगे, लेयर 3 स्विचेस, क्योंकि इनसे हम दोनों काम ले सकते हैं, राउटर का भी और स्विच का भी। तो फिर हम इसको लेयर 3 स्विच कहते हैं, या इनको हम मल्टी लेयर स्विच कहते हैं, जब इनमें दोनों चीजों की कैपेबिलिटीज हो, राउटिंग भी कर सकते हो और स्विचिंग भी कर सकते हो, ACL भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो और इसमें सब कुछ भी कर सकते हो, VLAN भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, सब कुछ इसमें दोनों डिवाइसेस की कैपेबिलिटी है उसमें। आगे चलते हैं, एक और टर्मिनोलॉजी है फायरवॉल। फायरवॉल बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन यहाँ मैं रिस्ट्रिक्ट करके, फायरवॉल क्या होते हैं? जो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं आपको, जो ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड बाउंड्री में आप रख लेते हो, एक बॉर्डर का काम कर लेते हैं, ताकि कोई यहाँ से या इधर आना है तो परमिशन लेके जाए या लेके आए। ये आपको हर किस्म के अटैक से, हर किस्म की चीजों से आपको बचा देते हैं। फायर वॉल मीन्स एक ऐसा वॉल जो कि फायर उस पर लगा हो और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन, इसका सिर्फ सिंपल सा डिफिनेशन मैं कर रहा हूं, जिसको हम सिक्योरिटी में जब पढ़ते हैं तो डिटेल से मैं पढ़ा दूं कि क्या होता है ये। अब एक फायरवॉल तो हार्डवेयर बेस पे हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस पे हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, क्लाउड बेस भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है।
जो सॉफ्टवेयर बेस है, जिस तरह हमारे विंडो में इंस्टॉल है, और हार्डवेयर और दोनों भी हो सकते हैं, क्लाउड बेस भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकता है, एज अप्लायंस भी हो सकता है। और ये पैकेट फिल्टरिंग के लिए हम यूज करते हैं कि जो डेटा जा रहा है और जो आ रहा है उसकी इंस्पेक्शन करे, और जो रूल्स अपने सेट किए हैं वो इन्हीं चीजों को अलाउड करते हैं और बाकी सारी चीजों को डिनाई कर लेते हैं। तो इनको हम फायरवॉल कहते हैं। ये गुड डेटा को और बैड डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, गुड अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये तो सिंपल फायरवॉल की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हम उस फायरवॉल को कहते हैं जिसमें नॉर्मल कैपेबिलिटी यही सारी चीजें ऑलरेडी होंगे जो अभी हम पढ़ चुके। ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्टॉप करते हैं, डिनाई करते हैं, मिटिगेट करते हैं, अथोराइज करते हैं, अनअथोराइज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, फिल्टर करते हैं। वो सारे काम एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल भी करते हैं, लेकिन आप इनको धोखा आसानी से नहीं दे सकती। इनको दे सकते हो जो नॉर्मल फायरवॉल है। सपोज आपने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा किया है कि यार मेरी प्रोटेक्शन करो, और सपोज आपने उनको पैसे दिया और उसने कहा जाओ जो भी करना है, तो वो तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नहीं हुआ, आपने इनको आसानी से धोखा दे दिया। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में यही सारी चीजें हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 3 चीजें मेन याद रखना नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की खूबियां होती है। वो है एप आईडी, यूजर आईडी एंड कंटेंट आईडी। एप आईडी मीन्स कि चीजों को पहचानते हैं बाय एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। जिस तरह अगर आप फेसबुक से आ रहे हो तो वो चेक करेगा कि फेसबुक चैट रूम है, फेसबुक मैसेजिंग है, कि फेसबुक कंटेंट्स है, क्या है। फेसबुक में भी 10-12 कैटेगरी है। फिर ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इनको इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कि फेसबुक अलाउड कर दो लेकिन इसमें चैट ना कर सके, चैट रूम अलाउड कर दो लेकिन मैसेज टाइप ना कर सके, अपलोडिंग ना कर सके, डाउनलोडिंग कर ना सके, इतनी चीजें कर सकते हो। तो ये हर चीज को आइडेंटिफाई इनसाइड से चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन तो फेसबुक है लेकिन फिर फेसबुक में क्या चीज है। तो हर चीज को बाय एप्लीकेशन कैटेगराइज करते हैं। गूगल है, यूट्यूब है, स्काइप है, ड्राइव है, हर चीज फिर इसकी फर्दर कैटेगरीज भी होते हैं। जिस तरह गूगल में फिर यूट्यूब भी आ जाता है, बाकी चीजें उनसे भी अटैच होते हैं। इसी तरह यूजर आईडी, बाय यूजर भी आप ये कर सकते हो कि फला यूजर फेसबुक यूज कर सकता है, फला यूजर नहीं कर सकता, ना कि बाय आईपी। क्योंकि बाय आईपी तो वो आईपी चेंज कर सकता है, लेकिन यूजर का तो वही यूजर नेम एंड पासवर्ड है। तो ये बाय यूजर एंड बाय ग्रुप ये भी कर सकते हो कि एचआर वाले इस साइट्स पे जा सके और जो आईटी के लोग हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं। जो सेल्स के लोग हैं वो यूट्यूब एक्सेस ना कर सके। तो बाय ग्रुप बाय यूजर ये चीजें भी जस्टिफाई कर सकते हो एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। और थर्ड नंबर पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी क्या है? ये कंटेंट को चेक करते हैं कि जो लोग इन हो रहे हैं इनके इंस्पेक्शन करते हैं कि चलो ये तो फेसबुक है लेकिन फेसबुक में वायरस तो नहीं है, थ्रेट्स तो नहीं है, स्पाईवेयर तो नहीं है, मेलवेयर तो नहीं है। हर किस्म की चीजों के लिए इनको चेक करते हैं कि यार बीमार तो नहीं है ये, इनको बुखार तो नहीं है, नजला तो नहीं है ना। ये सारी चीजें भी चेक करते हैं कि भाई आ तो रहे हो लेकिन पहले ये चेकअप भी कर लो। तो इसको कंटेंट आईडी कहते हैं। कौन सी यूआरएल पे जा रहा है, यूआरएल अलाउड है कि नहीं है। अच्छा, जो सेंसिटिव डेटा है वो अलाउड है कि नहीं, कि आप ये क्रेडिट कार्ड टाइप कर सकते हैं कि नहीं, यूजर डिटेल टाइप कर सकते हैं कंपनी की कि नहीं। ये सारे काम होते हैं कंटेंट आईडी के। तो इसको नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं। फिर इसी तरह आईपीएस है। आईपीएस मींस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसी तरह सिस्को का है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्शन मींस वो सिर्फ डिटेक्ट कर लेती है यार कोई है, सिर्फ वो अलर्ट जनरेट करेगा लेकिन रोकेगा नहीं। सपोज आप सिक्योरिटी गार्ड हो डोर पे
और कोई बंदा आया बंदूक लेके, तो आपने सिर्फ फोन किया कि एक बंदा है बंदूक लेके एंटर हुआ है, लेकिन आप उनको रोकोगे नहीं, जो भी करना है उसको करने दो। सिर्फ आप लोगों को अलर्ट कर लेते हो कि एक बंदा एंटर हुआ, उसके हाथ में बंदूक है या पिस्टल है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम प्रिवेंट करते हैं इनको। अगर वो बंदूक के साथ आ रहा है उसी टाइम उसको रोके, किधर जा रहे हो, एंटर नहीं हो सकते आप। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब जो आईपीएस है ये तो इन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में इनसाइड ऑलरेडी होते हैं, जिस तरह ये कंटेंट आईडी था, तो ये तो एक आईपीएस की तरह ही काम करते हैं ना, चीजों को कंट्रोल करते हैं, वायरसेस को, मेलवेयर को, थ्रेड्स को, यूआरएल को, स्पाईवेयर को, इन सारी चीजों, हर किस्म के थ्रेड से आपको बचाते हैं। तो सिस्को का जो है वो आईपीएस या तो मॉड्यूल्स होता है, आप इस तरह का मॉड्यूल लगा के एक सिस्को ऐसे फायरवॉल में ऑलरेडी लगा दो, तो वो आईपीएस का काम भी करेगा। और या इनके नए जो सिस्टम्स आए हैं उनमें ऑलरेडी एपीएस इंस्टॉल होते हैं। तो यही काम जो कंटेनर एक पालो अल्टो फायरवॉल डायरेक्टली कर लेते हैं, तो सिस्को ऐसे फायरवॉल को फिर आईपीएस एक्स्ट्रा चाहिए। तो आईपीएस का काम है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, कि वो इंट्रूजन में वायरसेस, मेलवेयर, ये सारी चीजें जो है उनको फिल्टर करके डिनाई कर लेते हैं, जबकि आईडीएस सिर्फ आपको अलर्ट सेंड कर लेते हैं। एक आगे है, एक और है एक्सेस पॉइंट, जिसको हम एपीबी कहते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या होते हैं, जो आपको फ्री हैंड, आपको केबल प्लग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कॉलेज में हो, एक यूनिवर्सिटी में हो, एक ऑफिस में हो या घर में हो, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट होते, जिस तरह मेरा लैपटॉप अभी वाईफाई से कनेक्ट है, मुझे केबल प्लग करने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक्सेस पॉइंट यूज कर रहा हूँ, इसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं। सिस्को की बहुत सी मॉडल है, कुछ में एंटीना है, कुछ में बिल्ट इनसाइड एंटीनास होते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं उसको भी एक्सेस पॉइंट कह सकते हो। बाय द वे उनको हम मोडेम भी कहते हैं, राउटर भी कहते हैं, स्विच भी कहते हैं, कंबाइन भी कहते हैं, सोहो भी कहते हैं, लेकिन वैसे जनरली मैं कह रहा हूँ कि उसको भी एक्सेस पॉइंट कह सकते हो। अदरवाइज जो बड़े ऑफिस हैं वहां पे ये एक्सेस पॉइंट डिप्लाई होते हैं। 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो आप फ्रीली अपनी ऑफिस में कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो लैपटॉप के थ्रू। रोमिंग भी ऑन होती है, तो आप अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रहे हो तो ऑटो कनेक्ट हो जाएंगे। अपनी मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप, आईपैड, आईपॉड, ये सारी चीजें फ्रीली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस में ये चीजें भी यूज होते हैं आजकल। तो इसके लिए हमें वाईफाई कनेक्टिविटी लाजमी है, और इनको प्रॉपरली डिप्लाई करते, जो कि आगे हम देखेंगे। हीट मैप तैयार कर लेती है कि कहाँ कहाँ पे रेंज होगा, कौन सा वो बैंड हम यूज करेंगे, क्रॉसिंग तो नहीं होगी, इस तरह की बहुत सी चीजें, लेकिन इसको एक्सेस पॉइंट कहते हैं। और आप बाथरूम में भी बैठ के आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, अपनी रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आया अगर 5000 एक्सेस पॉइंट है तो उसको कंट्रोल किस तरह करेंगे? 5000 दफा मैं जाके हर एक को कॉन्फ़िगर करूंगा? नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर, डब्ल्यू लैन, वायरलेस लैन कंट्रोलर। एक वायरलेस लैन कंट्रोलर इस टाइप का एक डिवाइस होता है, स्विच की तरह, राउटर की तरह, जिसको हम अपने केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, और ये सारे एपीज वहां पे रजिस्टर हो जाते हैं आपके 5000। तो एक सेंट्रलाइज लोकेशन से आप सारी डिटेल पुश कर सकते हो सारे एपीज पे। तो आपके एक्सेस पॉइंट जो है वो एक ही जगह से उनके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, उसकी मैनेजमेंट चेंज कर सकते हो, उनके ए टू जेड कॉन्फ़िगरेशन एक जगह से कर सकते हो। तो उसको हम वायरलेस लैन कंट्रोलर कहते हैं। तो आसानी है ना, इतना 5000 डिवाइसेस कौन कॉन्फ़िगर करेगा और पासवर्ड चेंज करेगा, डिटेल चेंज करेगा, उसमें एसएसआईडी, जिस तरह मेरी दो एसएसआईडी है, इस तरह वकार 5G है, करार 2G है, इसी तरह ये है। तो ये एसएसआईडी अगर 10-12 बनाने हैं तो कोई मसला नहीं, आप वायरलेस कंट्रोलर से करके पुश कर दो सब पे, जिस जिस एपीपी करना है। एक और टर्मिनोलॉजी है एंड पॉइंट, या एंड डिवाइसेस भी कहते हैं, जो एंड में लगते हैं।
हमारे स्विचेस से कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमारे लैपटॉप आते हैं, आईपैड आते हैं, आईपॉड आते हैं, सर्वर्स आते हैं, सिस्टम्स आते हैं, इनको स्मार्टफोन है, टैबलेट्स है, प्रिंटर है, फैक्स मशीन्स है, जो एंड में जाके लगते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, और जहां से डेटा जनरेट होता है और जहां पे खत्म होता है उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। एंड पॉइंट मीन्स आपका एंड डिवाइस है या एंड पॉइंट है, यही से चीजें स्टार्ट होते हैं और यही पे खत्म होते हैं, तो इस वजह से इनको एंड पॉइंट या एंड डिवाइसेस कहते हैं। यही डिवाइसेस डेटा को जनरेट करते हैं और यही डिवाइसेस डेटा को लास्ट में रिसीव कर लेते हैं। और मैंने एग्जांपल इसका लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स या स्मार्टफोन, टैबलेट्स, प्रिंटर, स्कैनर्स, ये सारी चीजें इनको हम एंड पॉइंट या एंड डिवाइसेस कहते हैं। और इसी से मिलता जुलता सर्वर है। ये हार्डवेयर बेस भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर बेस भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। सर्वर क्या है, जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज में क्या है, जिस तरह डेटा सर्विस, फाइल सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, वेब सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, टीएफटीपी सर्वर है, जो कहीं ना कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, उनको सर्वर कहलाते हैं। ये वो सर्वर नहीं है जिस तरह हम कह रहे कि अगर बड़ी सिस्टम है तो ये सर्वर है। जिस तरह आप मैंने एग्जांपल दिया वेब सर्वर, एफटीपी सर्वर, तो ये एंड डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनमें हम बहुत सी चीजें डाल देते हैं, प्रोग्राम्स, डेटा, सर्विसेज, हर टाइप की चीजें, और फिर इनको लैन पे या वैन से एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको हम सर्वर्स कहते हैं। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल वेब सर्वर का और डीएनएस सर्वर का दिया है, और इनको फिर हम इस तरह एक्सेस कर लेते हैं। आई होप सो कि ये आज के लिए इनफ है। आगे टर्मिनोलॉजी है लेकिन आई डोंट थिंक सो। आज हम ये पार्ट करेंगे, ये कह रहे कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेस, और इसी के साथ ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट एड्रेसेस है इसकी क्या एडवांटेजेस है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। ये दो चीजें हम एटलीस्ट कवर अप करेंगे, और अगर टाइम मिल गया तो इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है कि हम IP एड्रेस इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह साइन करते हैं और चेक किस तरह करते हैं। तो जाते हैं सबसे पहले कि IPv4 है क्या। ठीक है, IP वर्जन 4, आई मीन्स इंटरनेट, P मीन्स प्रोटोकॉल, V मीन्स वर्जन, मीन्स इसके वर्जन है। जिस तरह मूवी के पार्ट आते हैं इसी तरह IPv4 के ये वर्जन आते थे। इंटरनेट हमें पता है इंटरनेशनल नेटवर्क, और कल हम पढ़ चुके थे। प्रोटोकॉल मीन्स सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशन। सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, जब दो सिस्टम, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। जिस तरह अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप सब उर्दू एंड हिंदी अंडरस्टैंड कर सकते हो, और मैं भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, इवन दो मेरी उर्दू इस बेहतरीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अगर मैं चाइनीज में स्टार्ट हो जाऊँ तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को चाइनीज आता है, तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसी तरह सिस्टम में प्रोटोकॉल होते हैं जिसको सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, कि जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो ये आपस की लैंग्वेज बोल सकते हैं कि नहीं, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। और आई मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कल हम पढ़ चुके थे। वर्जन 4, अब वर्जन 1 2 3 कहा गया, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली उन्होंने स्टार्ट लिया था IP वर्जन 1 से, जो कि आपको RFC में मिल जाएगा। RFC हर प्रोटोकॉल की डिटेल होती है, जब नेट पे आप सर्च कर दो तो आपको मिल जाएंगे कि RFC में A to Z इनके सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे, जो कि बोरिंग होती है जो उनको स्टडी करना। लेकिन हम जैसे लोग उनको स्टडी करते हैं टीचिंग पर्पस के लिए, स्टूडेंट पूछते हैं कि 1 2 3 कहा गया, तो उन्होंने स्टार्ट लिया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए वर्जन 1 में, तो 2 पे चले गए, 3 पे चले गए। लेकिन हमारी तरह नहीं होती। पाकिस्तान में क्या होता है, जब आपको पता है कि आप एक किसी चीज में फेल हो जाते हो, तो चाहिए कि आप बाकी लोग वहां से स्टार्ट लें।
हम करते क्या है, हम इनिशियली इसी दोबारा स्टार्ट लेते हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो। जब मैं यूके में था वो रिसर्च करते थे जो यूनिवर्सिटीज में, तो वो आपको देंगे कि यहाँ तक किसी ने काम किया है लेकिन उनको ये मसले आए थे, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसी तरह IPv4 वर्जन 1 उन्होंने किया तो सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने रिकॉर्ड में रख दिया कि ये 1 है। इसी तरह 2 पे स्टार्ट काम कर दिया, वर्जन 2, 3 और 4 में ये सक्सेसफुल हो गए, जिस तरह हम अभी तक इनको यूज करते हैं IP वर्जन 4। इसके बाद उन्होंने वर्जन 5 इंट्रोड्यूस किया, इस पे काम करें जो कि स्ट्रीमिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको ओपन नहीं किया। अभी भी है, डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगी इसकी सारी डिटेल्स। और 1996 में आई बिलीव उन्होंने वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस किया। तो हमें आज की विंडोज में आपको दोनों वर्जन मिलेंगे, वर्जन 4 और 6। तो दरमियान में ये चीजें इसी तरह है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि आईपी है क्या और क्यों हम यूज करते हैं इसको और क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। तो बेसिकली जो IPv4 है इनको हम इसलिए यूज करते हैं, जिस तरह दुनिया के किसी भी कोने में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उनका नाम रखते हैं वो, क्योंकि उसके बगैर इम्पॉसिबल है। इसकी आइडेंटिफिकेशन स्कूल में, कॉलेज में, घर में, हर जगह पे कम्युनिकेशन के लिए उसका नाम चाहिए। बर्थ के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, जॉब के लिए, हर जगह उनकी कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो मीन्स अगर उसको इस दुनिया में रहना है तो उसके लिए नाम इम्पोर्टेंट है। सेम इसी तरह जब हम डिवाइसेस को नेटवर्क पे लाते हैं तो उनको IPv4 एड्रेस की जरूरत है, ताकि दूसरे लोग उससे कम्युनिकेशन कर सके। हाँ, कुछ डिवाइसेस ऐसे हो सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसको आईपी की जरूरत ही नहीं है लेकिन वो तब भी नेटवर्क पे होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम करते क्या है, जो भी डिवाइस नेटवर्क पे लाना है उनको आईपी एड्रेस असाइन करना, और ये एक लॉजिकल एड्रेस है। जिस तरह पाकिस्तान में हम जब नाम रखते हैं, हमारे पश्तूनों के तो नाम अजीब से होते हैं, वो तो कुछ भी रख सकते हैं। अगर आज बच्चा पैदा हुआ तो रख लेते हैं गुलाम गौस, कल कोई और पैदा हुआ तो कुछ और रख लेते हैं अहमद खान, कोई और पैदा हुआ तो कुछ और। लेकिन बिसाइड उनके दुनिया के हर, मैंने 15-16 कंट्रीज में रह चुका हूँ, हर कंट्री का एक प्रोसीजर होता है, वो सरनेम रखते हैं जो कि उनकी फैमिली नेम होते हैं। तो मीन्स जो नाम होते हैं वो प्रॉपरली रखने होते हैं। इसी तरह आईपी एड्रेस जो है जब हम ये असाइन करेंगे तो इसका एक प्रोसीजर होगा कि मीन्स अगर मैं मोहम्मद जेब है तो जेब इसकी फैमिली नाम है और ये मोहम्मद उन्होंने नाम रखा। इसी तरह अगर दूसरा भाई है तो उसके लास्ट नेम में भी जेब आएगा। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरह IPv4 जो है ये भी हम इसी तरह बाय टेक्निक्स रखेंगे। ये आईपी एड्रेस इस तरह नहीं है कि कुछ भी असाइन कर दो, और ये एक लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है, कुछ भी रख सकते हो लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन है। जिस तरह नाम जब हम रखते हैं तो हम सोचते हैं कि इस नाम की मीनिंग क्या है, मीन्स कुछ लेके उनको नाम रख लेते हैं, इस तरह नहीं है कि कुछ भी रख लेते हो। अब आते हैं जो ये IPv4 है, ये 32 बिट होते हैं डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में, ये आगे हम करेंगे। 32 बिट और ये 4 खानों में डिवाइड होता है ये एड्रेस। सपोज 192.168.1.1 तो 4 खानों में ये सेपरेट होते हैं। लेकिन IPv4 हम लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9, जो नॉर्मल रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। तो लिखते हम ये एड्रेस डेसिमल में है, लेकिन लैन कार्ड इनको चेंज कर लेते हैं, इंटरफेस लैन कार्ड कुछ भी नाम दो उनको, वो इनको चेंज करते हैं बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम का पता नहीं है। चलो ये भी क्लियर हो गया कि ये इस तरह इनको कन्वर्ट करते हैं। सपोज अगर मैंने ये एड्रेस दिया तो लैन कार्ड इनको इस तरह चेंज कर देगा 01 फॉर्म में, क्योंकि सिस्टम यही जो जुबान जानते हैं। अब आते हैं हमारे पास इतने एड्रेसेस बन सकते हैं IPv4 में 2 की पावर 32, लेकिन ये सारी आईपी हम यूज नहीं कर सकते, वो थोड़ी देर बाद चेक करेंगे।
ये भी पता चल गया कि 4 खानों में ये आईपी एड्रेस हम रखते हैं। और इनमें हम जाते हैं 0 to 255। क्यों जाते हैं? क्योंकि हर खाना 8 बिट का होता है। 4 खाने हैं, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8, तो 32 बन गया। और 2 की पावर 8 कर दो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 255 है। तो इट मीन्स मैं एक खाने में 0 से लेके 255 तक जा सकता हूँ, इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, हर खाना 8 बिट का है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि जो वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम वो 255 है, और जो मिनिमम वैल्यू है IP4 में वो 0 है। तो हमारा रेंज 0 to 255, और अगर इस तरह लिख दे तो इट मीन 0 से रह के 255 तक ये कर सकते हैं। इस IP4 एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं, वेरिएबल एड्रेस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर एड्रेस भी कहते हैं, लेयर 3 एड्रेस भी कहते हैं। ये इनके और नाम हैं। और ये 32 बिट एड्रेस भी इनको कहते हैं। ये तो रहा इनका डिफिनीशन। नेक्स्ट जाते हैं कि IP4 की क्लासेस में डिवाइड है। जिस तरह हमारे यहाँ कोई पठान है, कोई बलूची है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, फिर पंजाबी में भी बहुत से कास्ट होते हैं, जिस तरह पश्तून में भी फिर कास्ट होते हैं। हर जगह इसी तरह होता है। जिस तरह इंडिया में अगर चेक कर दो तो कास्ट वह भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई बड़ा है या छोटा है। हमें पता है कि इस्लाम में ये है कि इक्वल है सारे लोग, लेकिन ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए है। सेम उसी तरह IP4 में हमारे पास 5 क्लासेस है। 5 क्लासेस में डिवाइड किया है इस IP4 को, क्लास A B C D और E। क्लास ए स्टार्ट होता है 1 से लेके 127 तक। तो अगर मैं शॉर्ट रेंज में कह दूँ तो इसका फुल रेंज ये होगा, क्योंकि 4 खानों में होता है। तो क्लास ए स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 127 पे। क्लास बी स्टार्ट होता है 128 से और एंड होगा 191 पे। इसी तरह क्लास सी स्टार्ट होगा 192 से 223 तक, और डी स्टार्ट होगा 224 से 239 तक, और 240 से लेके 255 तक ये क्लास ई होगा। ये आगे हम क्लियर करेंगे कि इसमें ये क्यों है। ये रही इनकी रेंजेस। अब आते हैं, ये सारे रेंजेस हम यूज नहीं कर सकते, 5 क्लासेस है ना हमारे पास। अब आते हैं उनसे बहुत सी चीजें किक आउट कर लेते हैं। क्लास ए का जो लास्ट एड्रेस है 127, इसको लूप बैक एड्रेस कहते हैं, या लोकल होस्ट एड्रेस कहते हैं, या टेस्टिंग IP कहते हैं। इनको हम यूज नहीं कर सकते, किसी को असाइन नहीं कर सकते इस IP को, और पूरा रेंज असाइन नहीं कर सकते। 127.00 से लेके 127.255.255 यहाँ तक ये हम असाइन नहीं कर सकते। जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपना नेटवर्क इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ, चेंज अडॉप्टर, और लूप बैक पे टेस्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज कोई भी इंटरफेस ओपन कर दो। यहाँ आपको 2 IPs मिलेंगे, 4 और 6। दरमियान में मैंने 5 बता दिया कि क्यों नहीं है। तो 4 पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गया, और यहाँ मैंने 126 टाइप किया, तो कोई मसला नहीं। 4 खाने हैं जो मैंने बताया, 1 2 3 और 4, और IP में लिख रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में, कोई एरर नहीं दिया। लेकिन यहाँ अगर मैं 127 टाइप कर दूं तो ये एरर आ गया कि IP एड्रेस स्टार्टिंग विद 127 इज नॉट वैलिड। ये रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए, और ये कह रहे कि 1 से लेके 223 तक कोई भी IP टाइप कर दो, लेकिन प्लीज ये IP टाइप ना करो। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे 127। हाँ, ये IP DNS में मैं दे सकता हूँ, जब हम अपने आप को कॉल करते हैं तो 127 टाइप करते हैं, लेकिन एज अ IP मैं इनको यूज नहीं कर सकता। ये IP रिजर्व है इन प्रोटोकॉल को चेक करने के लिए, और ये इंटरफेसेस चेक करने के लिए। जो प्रोटोकॉल आपको ये नजर आ रहे हैं, इनको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। और इन इंटरफेसेस को, अगर इंटरफेसेस आपके डैमेज है या IP प्रोटोकॉल इंस्टॉल नहीं है, अगर मैं इनको अनइंस्टॉल कर दूँ कोई, तो आपका सिस्टम पिंग नहीं होगा। किस तरह? अगर मैं
CMD में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ लिख दूँ 127.0.0.1, तो मुझे रिप्लाई आ रही है। इट मीन्स मेरे प्रोटोकॉल भी सही है और मेरे इंटरफेसेस भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे एरर आता तो इट मीन्स मेरे खुद की सिस्टम में कोई इशू है। अच्छा, ये भी है कि ये लाजमी नहीं है कि मैं 127.2 भी कर सकता हूँ, एंड 255 तक जा सकता हूँ। इसी तरह ये दूसरा भी चेंज कर सकता हूँ, ये भी 255 तक जा सकता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए तो एक ही काफी था ना, इन्होंने पूरा रेंज रखा है टेस्टिंग के लिए। या अगर मैं लिख दूं पिंग लूप बैक, लेकिन इसके साथ डैशबोर्ड लिख दूंगा कि IP4 से आंसर दो, तो उसी IP को ये पिंग करते हैं 127। इट मींस इसको लूप बैक एड्रेस भी कहते हैं। और अगर इसको लोकल होस्ट भी कर दूं तो लोकल होस्ट भी कहते हैं, लोकल होस्ट -4, तब भी उसी से। लोकल होस्ट वेब वाले यूज करते हैं, जब वो अपनी सिस्टम को वेब सर्वर बनाते हैं, जेम सर्वर, वेब सर्वर, बहुत से सर्वर्स हैं, तो फिर वो लोकल होस्ट इसको कंसिडर करते हैं। और लूप बैक टेस्टिंग के लिए तो इनके ये नाम है, बाय IP हम अपना सिस्टम चेक कर सकते हैं और बाय नेम। और हमने चेक किया कि इस IP को हम यहाँ असाइन नहीं कर सकते। ये तो हो गया कि हम इनको असाइन नहीं कर सकते। तो क्लास ए की लास्ट रेंज जो है ये रिजर्व है टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग क्या है, जिस तरह हम माइक टेस्ट करते हैं, मैं नॉर्मली ये एग्जांपल देता हूँ, तो हम उसमें बोलते हैं हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, या इनको माइक को ये इस तरह उंगली से कर लेते हैं, तो ये वही IP है जो कि टेस्टिंग के लिए है। इट मींस ये IP लास्ट IP तो गई, ये हम यूज नहीं कर सकते। यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एड्रेस की बात पे आते हैं। अब जाते हैं, बल्कि सबनेट मास्क को भी मैंने D और E छोड़ दिया है शायद, इस ये मैं पुराने वाले से कॉपी कर रहा था, तो इसमें क्लास D है, इधर है। अब आती है जो क्लास D है, यहाँ पे 127 हम यूज नहीं कर सकते। जो क्लास D है और क्लास E, इसको हम टोटली यूज नहीं कर सकते। क्लास D जो है ये मल्टीकास्टिंग के लिए है। हमारे पास ये एड्रेसेस होते हैं यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और एनीकास्ट। ये 4 टर्मिनोलॉजीज है। यूनिकास्ट मीन्स 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो जो क्लास A, B, C है, ये तीनों क्लासेस यूनिकास्ट एड्रेसेस है। 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए IPs है, इनको हम यूनिकास्ट कहते हैं जब 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मीन्स 1 to मल्टीपल, या 1 to मेनी, या 1 to ग्रुप, इसको हम मल्टीकास्ट कहते हैं। और IPv4 में क्लास D टोटली रिजर्व है मल्टीकास्ट के लिए। तो इट मींस, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपने इंटरफेस को मल्टीकास्ट एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। और D स्टार्ट होता था 224 से, तो आया मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ दोबारा यहाँ आके, और मैंने यहाँ लिख दिया 223, जहाँ पे क्लास C खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया 224। तो इसने एरर दिया कि नहीं भाई, अब कर क्या रहे हो, 1 से लेके 223 तक कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन ये ना करो। अच्छा, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं 224, यस 255। इसका मतलब ये हुआ, ये पहला खाना जो है ये क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले खाने में मैं 1 से लेके 223 तक जा सकता हूँ, लेकिन एक्सक्लूडिंग 127 याद रखना, वो भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसकी दरमियान आ रहा है। लेकिन इन तीनों खानों में मैं 0 से लेके 255 तक कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इन तीनों में यह भी 255 कर सकता हूँ, और यह भी 255 तक जा सकता हूँ। वो अलग बात है कि एक्सेप्ट होगा या नहीं तीनों में, अगर 255 हो, लेकिन टाइप कर सकता हूँ। इसकी तरह नहीं है, यहाँ तो मुझे 224 तक भी टाइप नहीं करने दे रहे हैं, और न 127 हमें यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। 127, दो चीजें हो गई।
क्योंकि क्लास डी जो है ये मल्टीकास्ट क्या होता है, जब ये हम तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना हो। तो अगर मैं अपनी सीएमडी में आके यहाँ पे लिख दूं आर्क डैश ए, तो मुझे बहुत से आईपीस क्लास डी की मिल जाएंगे यहाँ। ये देख, ये सारे क्लास डी के आईपीस हैं, 224 से लेके 239 तक क्लास डी था। और इनका मैक एड्रेस भी आगे हम करेंगे कि मैक एड्रेस क्या है। तो मैंने तो ये असाइन नहीं किया है। सिस्टम्स प्रोटोकॉल बहुत सी चीजें इनको यूज करते हैं, लेकिन हम इनको असाइन नहीं कर सकते अपने इंटरफेस को। आगे जब हम रिप करेंगे, EIGRP करेंगे, OSPF करेंगे, वो ये प्रोटोकॉल यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। मींस ये रेंज, सॉरी, मल्टीकास्ट रेंज इनको यूज करेंगे 224 से लेके 239 तक, जिसमें से हमारे सिस्टम 2 को यूज करते हैं, ये 22 को और 2 को भी यूज करते हैं। सिस्टम आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो मल्टीकास्ट आईपी को यूज करते हैं, लेकिन हम असाइन नहीं कर सकते, याद रखना। तो डी भी गया, तो इट मींस ए बी सी रह गया एक्सक्लूडिंग 127। क्लास डी हम यूज नहीं कर सकते, ये मल्टीकास्ट पर्पस के लिए है। और क्लास ई जो है ये रिसर्च पर्पस के लिए है। रिसर्च मीन अभी बीएसपी रिसर्च हो रहे हैं, तो ये आईपीज हम यूज नहीं कर सकते क्लास ई के, क्योंकि मैं डी की टाइप नहीं कर सकता तो ई की क्या टाइप करूंगा। जंप तो नहीं लगा सकता ना कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि चलो आप 223 से लेके 224 से 239 तक नहीं ले सकते, तो चलो ये कर दो 240 को एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि वही सेम एरर आ रहा है। तो ई को भी हम यूज नहीं कर सकते। तो लूप बैक एड्रेस हो गया, यूनिकास्ट एड्रेस हो गया, मल्टीकास्ट एड्रेसेस हो गए जिनको हम यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल कम्युनिकेशन। वन टू ऑल मीन्स कि एक बंदा सब, जिस तरह आप टीवी ऑन कर लेते हो तो सब इनको सुन सकते हैं, जो भी ऑन करे, तो वन टू ऑल है ये। इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस कहते हैं। ये भी हम आगे करेंगे। हर क्लास के एंड में एक ब्रॉडकास्ट होता है और एक ओवरऑल ब्रॉडकास्ट होता है। ओवरऑल ब्रॉडकास्ट क्लास ई की लास्ट आईपी है 255.255.255.255। इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। और अगर हम यह चेक करें तो आपको आर्क डैश ए में भी मिलेगा, ये है ब्रॉडकास्ट। लेकिन ब्रॉडकास्ट ये आईपी भी है। अगर दोनों की मैक एड्रेस चेक कर दो तो सिमिलर है, ब्रॉडकास्ट का मैक एड्रेस यही होता है। लेकिन यहाँ आईपी कुछ और है। ये क्लास का ब्रॉडकास्ट है, हर क्लास की लास्ट आईपी वो अभी हम चेक करेंगे। और ये ओवरऑल ब्रॉडकास्ट है, लेकिन ब्रॉडकास्ट काम दोनों का सिमिलर है। ये हो गए ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। अब आते हैं सबनेट मास्क पे। अगर आप यहाँ पे चेक कर दो तो जब भी मैं आईपी टाइप करता हूँ उसके साथ सबनेट मास्क आता है। सपोज मैंने 111 लिख दिया, नीचे सबनेट मास्क क्लिक कर दिया तो इसने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर दिया, ये है सबनेट मास्क। अब ये क्या चीज है सबनेट मास्क? बेसिकली सबनेट मास्क जो होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क पोर्शन को और होस्ट पोर्शन को। अब नेटवर्क और होस्ट पोर्शन क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 00966 और कोई नंबर टाइप कर दूं 0092 और कोई नंबर टाइप कर दूं, ठीक है, और 0044 और कोई नंबर टाइप कर दूं। अगर मैं आज आप सब में से पूछूं कि ये पहला नंबर कौन सी जगह का है, तो डेफिनेटली आप फौरन कहोगे कि ये तो सऊदी अरब का है, क्योंकि इस कोड से आपको पता चल गया। अगर मैं कह दूं कि ये कहाँ का है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ये पाकिस्तान का है। और अगर मैं ये कहूँ तो आप कहोगे कि यूके का है, क्योंकि ये यूके का कंट्री कोड है, ये पाकिस्तान का कंट्री कोड है और ये सऊदी अरब का कंट्री कोड है। इसी तरह 0091 इंडिया का कंट्री कोड है और बाकी उनका नंबर है। लेकिन आया अगर मैं पाकिस्तान कॉल करूं किसी और को, 2000 लोगों को भी कॉल कर दूं, तो आया मैं ये नंबर चेंज करूंगा कि नहीं? ये 0092 नहीं, ये सब के लिए सिमिलर होगा। अगर चेंज होगा तो वो ये होगा जो उनका पर्सनल नंबर है। ये तो सब के लिए है, तो ये नेटवर्क हो गया।
और ये होस्ट हो गया। इसी तरह IPv4 में नेटवर्क पोर्शन भी होता है और होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन वो होता है जो कि सारे सिस्टम्स का सिमिलर होता है, जिस तरह पाकिस्तान का कंट्री कोड सबका सिमिलर है। और होस्ट पोर्शन वो होता है जो कि डिफरेंट होता है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मेरे 4 भाई है, हमारे सबकी लास्ट नेम जो है वो सिमिलर है, लेकिन फर्स्ट नेम डिफरेंट है। तो जो या जिस तरह सर नेम होते हैं वो उन सबके इक्वल होते हैं एक खानदान के, तो वो नेटवर्क कहलाता है, मीन जो सिमिलर होता है। और जो चेंज होता है वो होस्ट पोर्शन होता है। तो इसी तरह एक आईपी में नेटवर्क पोर्शन भी होता है और होस्ट। लेकिन मुझे पता किस तरह चलेगा, यह तो मुझे ये पता चल गया कि ये पहले डिजिट जो है ये कंट्री कोड है और ये बाकी फोन नंबर है। इसी तरह हर क्लास की आईपी हम तो 3 क्लासेस यूज कर सकते हैं ना, क्लास ए था, क्लास बी था और क्लास सी था। क्लास ए स्टार्ट होता था 1 से लेके 127 तक। क्लास बी स्टार्ट होता था 128 से 191 तक। और क्लास सी जो है वो 192 से लेके 223 तक। डी और ई तो हम यूज ही नहीं कर सकते, उनका सबनेट मास्क होता ही नहीं है, तो उसको तो गोली मार। अब तो हम ये 3 चीजें क्लियर करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्लास ए का सबनेट मास्क होता है 1 टाइम 255। क्लास बी का सबनेट मास्क होता है 2 टाइम 255, 255.255.0.0। और क्लास सी का सबनेट मास्क होता है 3 टाइम 255.255.0। ये सबनेट मास्क हमारा हेल्प कर लेते हैं कि इस आईपी में अगर मैं यहाँ कोई एग्जांपल आईपी क्लास ए से लूँ 1.2.3.4 और इसके साथ लिख दूँ 8, या 8 मीन्स 255.0.0.0, क्योंकि 255 को जब कन्वर्ट कर दो बाइनरी में तो ये 81 बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर दूं और यह प्रोग्रामर में जाके, यहाँ से आप प्रोग्रामर में जा सकते हो और यह मैं लिख दूं डेसिमल में 255, तो ये बाइनरी में, सॉरी 255, ये बाइनरी में 81 बन गए। इस वजह से हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। तो ये क्लास ए का मैंने एक एड्रेस लिया, इसमें नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड आउट करनी है। तो कौन मेरा हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा, ये सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क वो है चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करके दे देते हैं कि इस आईपी में नेटवर्क पोर्शन क्या है और होस्ट पोर्शन क्या है। और इसी तरह क्लास बी में भी चेक करेंगे और इसी तरह क्लास सी में भी चेक करेंगे। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक नंबर 0092 और कुछ नंबर लिख दूं, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ये नेटवर्क है, मींस कंट्री कोड है और ये नंबर है। लेकिन वहां तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह करेंगे, तो जाते हैं सबसे पहले इनको क्लियर करते हैं। तो क्लास ए से मैंने एक आईपी ली 1234, इसके नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी है। तो आसान तरीका है 255 को इसकी नीचे लिख दो, क्योंकि क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 1 टाइम 255 है .0.0.0। तो 1 के नीचे 0 आ गया, 2 के 0 आ गया और 3 के नीचे 0 और 4। तो नेटवर्क आईडी किस तरह होगी, 1 को उसी तरीके से लिख दो जिसके नीचे 255 है, 2 के नीचे 0 है, 0 लिख दो, 3 के नीचे 0 और 4 के नीचे 0। तो इट मींस इस आईपी में 1.0.0 मेरा नेटवर्क है और होस्ट आईडी इसका अपोजिट होगा। तो 0 2 3 4।
और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? आसान तरीका ये है कि नेटवर्क को लिख दो और 0 की जगह 255 कर दो। क्लियर नहीं है ना? बी भी कर लेते हैं और सी पे एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं आपको वहां समझा देता हूं। क्लास बी पे जाते हैं। क्लास बी का इधर कोई एग्जांपल लेते हैं। अब क्लास बी 128 से स्टार्ट है तो कुछ भी ले सकते हैं। 130 मैंने लिया। 4.6.8 तो 255 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 16 1। अभी मैंने बताया 255 8 का इक्वल है, 8 वंस, तो हम इस तरह भी लिखते हैं। और इसके नीचे लिख दिया 255.255.0.0। अब आते हैं इसकी नेटवर्क आईडी। आसान है, 130.4.0.0। पहले डिजिट्स के नीचे 255 है, 4 के नीचे 25, क्योंकि क्लास बी का सबनेट मास्क 2 टाइम 255 होता है। और इसका होस्ट क्या बनेगा? 0068 और ब्रॉडकास्ट बन जाएगा 130.4.255.255। जाते हैं क्लास सी पे। क्लास सी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 208.9. कुछ भी लो 23। यह नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी? 200, क्योंकि 3 टाइम 255 है। 255.255.255.0। तो 200 के नीचे 255 है, 8 के नीचे 255 है और 9 के नीचे, तो 200 उसी तरह लिख दूंगा, 8 भी उसी तरह लिख दूंगा, 9 भी उसी तरह, और 23 के नीचे 0 है वो 0 कर दूंगा। लेकिन होस्ट अपोजिट होगा, 0 0 0 और 23 हो जाएगा। और ब्रॉडकास्ट जो है 208.9 और लास्ट में 255। ये प्रोसीजर है। ये सबनेट मास्क हमारी हेल्प कर लेते हैं। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आगे जाके जब हम सबनेटिंग करेंगे तो और आसानी होगी, क्योंकि वहां हमारा सबनेट मास्क चेंज होगा। अब आते हैं कि इसका क्या मतलब है होस्ट का। ये नेटवर्क आईडी है, जिस तरह पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 है। अब ये हर किसी के साथ लगेगा। तो अगर आपने एक नेटवर्क डिजाइन करना है, सपोज अगर मैं यहाँ से कुछ ऑलरेडी बना हो तो अच्छा होगा। सपोज अगर मैं इस स्विच से 200 सिस्टम कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो हम पढ़ चुके थे कल, स्विच एक सेम डिवाइसेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो अगर आपने इन सब सिस्टम का आपस में कम्युनिकेशन करवाना है तो सबकी आईपी सेम रेंज से होनी चाहिए, ना कि सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लास सी का रेंज लिया है। तो अगर आप देख लो तो 192.168.1, 192.168.1 पहली 3 डिजिट सिमिलर है, क्योंकि क्लास सी की पहली 3 डिजिट सिमिलर होने चाहिए। ये था। और लास्ट डिजिट्स हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जो क्लास ए कि क्लास सी में हम 256 तक लोग कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 4 खानों में लास्ट खाना हमारे लिए है चेंज करने के लिए और 3 खाने नेटवर्क के लिए है। तो इट मींस लास्ट खाने में 2 की पावर 8, तो मैं 256 लोग कनेक्ट कर सकता हूँ होस्ट इसके थ्रू। और अगर मैं क्लास बी यूज कर दूं तो इसमें 2 खाने जो है वो रिजर्व है नेटवर्क के लिए और 2 खाने जो है वो होस्ट के लिए है। तो इट मींस मैं 65,000 सिस्टम कनेक्ट कर सकता हूँ क्लास बी से। और क्लास सी में ए में सॉरी 3 खाने हम चेंज कर सकते हैं और 1 खाना रिजर्व है। तो क्लास ए सबसे बड़ा है। अगर ह्यूज लोगों को कनेक्ट करना है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो क्लास ए हम यूज कर सकते हैं। अगर दरमियान वाला है तो क्लास बी, और अगर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्लास सी हम यूज कर सकते हैं। क्लास सी सबसे छोटा है, फिर बी, फिर ए।
ये तो रहा इसके प्रोसीजर। अब आते हैं कि सपोज ये एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे आईपी क्या है 192.168.1, क्योंकि 3 टाइम 255 है, तो ये 3 डिजिट्स सेम होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान कॉल करना चाहते हो तो 0092 डायल करना होगा। तो इट मींस अगर मैं इसको सिमुलेशन में कर दूं और मैं यह सिस्टम से यह कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों सेम नेटवर्क में हैं। अगर मैं यहां से चेक कर दूं तो ये सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आया अगर मैं पहले 3 डिजिट्स में कुछ भी चेंज कर दूं, सपोज 192 की जगह 191 कर दिया, तो आया इन दोनों का कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा, नहीं हो रहा है, फेल। ये कह रहे कि यार हम सेम स्विच में हैं, इनका आईपी एड्रेस कुछ और है और मेरा कुछ और है, इसका 191 मैंने कर दिया। हाँ, अगर मैं इसका भी 191 कर दूं तो सेम नेटवर्क में हो गई ना अगेन। अब हो सकता है अगर मैं यहां से यहां कर दूं तो डेफिनेटली होगा, सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये दोनों इनके साथ नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। ये रेड हो गया कि अरे भाई ने आप जिधर जा रहे हो वो डिफरेंट नेटवर्क है। या तो यह भी आके इनका भी पहला डिजिट चेंज करके 191 कर दो, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये पहली 3 डिजिट सबके सेम होनी चाहिए अगर आप सेम नेटवर्क में इनको कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि क्लास सी हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं क्लास ए यूज कर दूं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ 1.1.1.1 टाइप कर सकता हूँ और दूसरे सिस्टम में जाके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 1.4.5.6, कोई मसला नहीं होगा, ये दोनों कम्युनिकेशन करेंगे। अगर मैं यहाँ से यहाँ अब सेंड कर दूं तो होना चाहिए, ये सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मैं क्लास ए यूज कर रहा हूँ। क्लास ए के लिए ये है कि यार भाई आपका पहला डिजिट सेम होना चाहिए, 3 में कुछ भी टाइप कर दो, 11 से लेके 255 तक कुछ भी टाइप कर सकते हो। और अगर मैं क्लास बी यूज कर दूं, क्लास बी से सपोज मैं अपना नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो 130 कर दिया 6.7.8 और जब क्लिक कर दिया तो 2 टाइम 255 आ गया। इट मींस ये पहले 2 डिजिट सेम होने चाहिए 130.6। तो अगर मैं यहाँ पे जाके यहाँ 130.6 और यहाँ कुछ भी टाइप कर दूं 255.9, कोई मसला नहीं, ये दोनों अगेन कम्युनिकेशन करेंगे। सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इन 2 डिजिट्स में मुझे अगर चेंज करना है, अगर मैंने ये 7 कर दिया, पहले 2 डिजिट्स में चेंजेस कर दिए, तो नहीं होगा कम्युनिकेशन, ये नहीं जाएगा, नहीं जा रहे। और यहाँ पे अगर मैं फोर्सफुली जाने भी दूं तो ये लास्ट में क्या कहेगा, फेल हो जाएगा। ये है, या तो इनका भी पहला डिजिट वही करना है 7 करना है तो हो जाएगा, और या उनका चेंज करके 6 कर दो। लेकिन इसमें हेल्प कौन कर रहा था? सबनेट मास्क हमारा हेल्प कर रहा था, ये हमें बताते हैं कि कौन से आपके नेटवर्क है और कौन से होस्ट है। चलो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहां तो मैंने कुछ और गार्बेज भी लिखा था, ये क्या है 1.255 और ये 1.0 क्या है? और थ्योरेटिकली मैंने कहा कि हम 256 तक सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं 254 तक, प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली 2 की पावर 8, क्योंकि पहला एड्रेस हमारा नेटवर्क होता है, ये हमारे नेटवर्क में चला गया और लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट में चला जाता है। ये दोनों आईपीज एक्सेप्टेबल नहीं होते, अगर नहीं है तो चेक कर लेते हैं। 111 क्लास ए का नेटवर्क है तो इसका ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा? अगर मैं इसमें 255 लिख दूं, यह 255 कर दूं, तीनों, तो ये ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। जब मैं ओके कर दूं ये एरर देगा। हाँ, अगर इन तीनों में से कोई भी 255 से कम कर दूं तो एक्सेप्ट होगा।
क्योंकि ब्रॉडकास्ट तब बनेगा क्लास ए का जब तीनों 255 हो। और क्लास बी का क्या बनेगा 130.6.7.8। अब इसका ब्रॉडकास्ट जब लास्ट वाले 255 हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर क्लास सी हो तो क्लास सी 200, 6, 7, 8, 9 इस हिसाब से, सॉरी 200 लिखना था। दोबारा लिख लेते, कोई बात नहीं। 7.8.9। अब इसका ब्रॉडकास्ट जब ये लास्ट डिजिट्स में 255 हो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और लास्ट डिजिट्स में 0 हो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह अगर ये क्लास बी हो तो लास्ट 2 में क्लास बी 130.6.7, तो यह मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी ये दोनों 0 नहीं रख सकता, क्योंकि ये इसका नेटवर्क बन गया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर क्लास ए हो तो पहले 3 0 नहीं होने चाहिए। और यहाँ सपोज अगर मैं 1 लिख दूं और ये भी 255 कर दूं तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्लास ए की लास्ट 3 0 और लास्ट 3 255 दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले को हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, लास्ट वाले को हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ होते हैं, जो मैंने कहा भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं यहाँ 1110 यूज कर रहा हूँ तो 1110 का ब्रॉडकास्ट 3 टाइम 255 बन गया। यहाँ पे मैं रेंज यूज कर रहा हूँ क्लास सी, तो क्लास ई का लास्ट वाला चेंज करके तो ब्रॉडकास्ट बन गया, और एक ओवरऑल ब्रॉडकास्ट भी बन गया, दोनों इसलिए सिमिलर है। यह भी मैं क्लास सी यूज कर रहा हूँ। ये सारे इंटरफेसेस किसने खुद डिस्प्ले की है, जब arc-a लिख दो, लेकिन हम असाइन नहीं कर सकते, हमने चेक कर दिया। ये था सबनेट मास्क, जो हमारे हेल्प कर लेते हैं नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन की आइडेंटिफिकेशन में। और इस नेट मास्क को या नेटवर्क मास्क को या सबनेट मास्क को या नेट मास्क को, इसकी सारे नाम सिमिलर है, सिर्फ हम क्लास ए बी सी यूज कर सकते हैं। तो इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नेटवर्क पार्ट जो है वो 8 है पहली क्लास का, और 24 इसमें 0 है। या 255 का मतलब क्या है 8 1 ना। इसी तरह क्लास बी में 16 1 है और 16 इसमें होस्ट है, और क्लास सी में 24 इसमें नेटवर्क के लिए है, और 8 जो है वो 0 हमारे लिए चेंज करने के लिए। तो नेटवर्क एड्रेस मैंने बता दिया। अब जाते हैं, हमारे लिए सिर्फ 3 क्लासेस रह गए थे, क्लास ए बी सी, उनमें से 127 हम यूज नहीं कर सकते। अब अगेन एक और मसला आ गया, प्राइवेट एड्रेसेस। प्राइवेट एड्रेसेस क्या है, ये वो आईपीज है जो इंटरनेट पे यूज नहीं होते, और ये राउटेबल नहीं होते, इंटरनेट पे अलाउड नहीं होते, हम इंटरनल यूज कर सकते हैं। और इसी आईपी की वजह से हम जिंदा है, क्योंकि IPv4 में लिमिटेड आईपीज है और पूरी दुनिया कनेक्टेड है, मिलियन एंड मिलियन लोग कनेक्टेड है। तो ये आईपी सबको किस तरह हम असाइन कर रहे हैं, वो इस प्राइवेट आईपीज की वजह से। हर क्लास से, क्लास ए से, क्लास बी से और क्लास सी, क्योंकि डी और ई तो हम यूज ही नहीं कर सकते, एक एक रेंज रिजर्व है प्राइवेट के लिए। क्लास ए से 10, इट मींस आपने कहीं पे भी 10 रेंज देखा तो समझो कि ये प्राइवेट आईपीस है। 10 से लेके 255 तक ये पूरा रेंज रिजर्व है प्राइवेट के लिए क्लास ए से। क्लास बी का थोड़ा सा मसला है, क्लास बी स्टार्ट होगा 172.16 से, लेकिन एंड होगा 172.31। इट मींस अगर आपने आईपी देखी 172 तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है। अगर 172.1 है तो पब्लिक 2, पब्लिक 3, पब्लिक अप टू 15 ये पब्लिक में कंसिडर होंगे, लेकिन 16 से लेके 31 तक और 32 से लेके 255 तक ये भी पब्लिक में होंगे। क्लास सी का भी आसान है, ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए। क्लास सी 192 168, पहले 2 डिजिट्स अगर 192 168 है तो ये प्राइवेट आईपीज है। प्राइवेट आईपीज हम करते क्या है, अपने घरों में जाके चेक कर दो,
तो सबके वाईफाई हो या कुछ भी हो, सबके प्राइवेट रेंजेस होंगे। ये देख 192 168, इसकी जगह या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, हर कंट्री का अलग होता है, या एक कंट्री में अलग भी होते हैं, लेकिन पहले दो डिजिट्स इस तरह होंगे। इंटरनली हम प्राइवेट आईपीज यूज करते हैं। अब मेरे ख्याल में हम 10 लोग कनेक्टेड है अभी। मेरे दो फोन कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, मेरे सर्वर कनेक्टेड है, एक स्विच कनेक्टेड है, मेरे बच्चों के आईपैड कनेक्टेड है, 10-12 चीजें कनेक्टेड है, लेकिन बाहर हमारी एक ही आईपी है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, मेरी एक्चुअल आईपी एड्रेस ये है यार, क्योंकि ये मुझे IPv6 का शो करे, क्योंकि मैंने इस पे IPv6 ऑन किया है टेस्ट पर्पस के लिए। तो किसी और जगह से मेरे IPv4 को चेक करना होगा। एक और जगह भी है, कुछ चिकन है कि क्या है, एक है शो व्हाट इज माय पब्लिक IP4 एड्रेस। मैंने टेस्ट पर्पस के लिए इस पे IPv6 अपने मोडेम पे ऑन किया था, तो अब ये जब भी मैं चेक कर लेता हूँ मैं भूल गया था। तो यहाँ पे मुझे मेरी आईपी पब्लिक आईपी शो करेंगे जब मैं ये टाइप करूंगा। तो इनसाइड जितना भी ट्रैफिक है वो इस पब्लिक आईपी की तो प्राइवेट आईपी के थ्रू जाएगा। ये मेरी पब्लिक आईपी है 95, ये कभी भी इन तीन रेंज में से नहीं होगा। तो इनसाइड से मैं कनेक्टेड हूँ प्राइवेट आईपी से। मैंने कहा आप चेक कर दो, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। तो 10-12 चीजें मेरे कनेक्टेड है, वो जाके इस मोडेम को 100.1 लोकली उनको ट्रैफिक दे देते हैं। आगे उनका पब्लिक आईपी है, ये जाके ट्रैफिक लाके उनको वापस दे देते हैं। तो इट मीन्स कि ये प्राइवेट आईपीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ये ना होते तो आज तक हमारे आईपीज जो है वो खत्म हो जाते। अगर हर एक बंदे को आप पब्लिक आईपीज दो, तो IPv4 में है क्या, ABC क्लासेस है वो 21 27 को छोड़ के। तो इस वजह से हम इनको यूज करके अभी तक जिंदा हैं। तो इनसाइड हम प्राइवेट आईपी यूज करें, इसका मतलब ये है जिस तरह आप घर से निकलते हो तो बाहर जाते हो, आप सिर्फ बाजार जाके चीजें लाके सबको दे देते हो घर में, तो एक ही बंदा जा रहा है सबकी ट्रैफिक लाके सबको दे रहे। तो इट मीन्स ये फायदा है ना, अदरवाइज सारी निकल जाते, जिससे ट्रैफिक भी बढ़ जाता और सब कुछ होता। क्विकली मैं इनको खत्म कर लेता हूँ। लास्ट में है अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, अपीपा इसको कहते हैं। ये विंडो में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके इंटरफेस को आईपी असाइन नहीं हुआ, सपोज मैंने इस इंटरफेस को आईपी असाइन नहीं की, न मैनुअली टाइप कर दिया और न मेरे एनवायरनमेंट में DHCP है, तो ये एक आईपी इसको ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं, जिसको ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग कहते हैं, जिसका रेंज हमेशा 169.254 होगा। ये पहले दो डिजिट्स यही होंगे। तो चेक कर लेते हैं। मैंने आईपी असाइन नहीं की तो इधर लिखा है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आईपी 169.254, क्योंकि ये इंटरफेस रीचेबल नहीं है कि कोई उनको आईपी असाइन करे DHCP से, और मैनुअली मैंने असाइन नहीं किया, तो इसने अपीपा उठा लिया। ये राम जानी आईपी है। जिस तरह शाहरुख खान की मूवी में राम जानी था ना, उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, और बगैर नाम के आप कुछ नहीं कर सकते। या पीके जो आमिर खान के मूवी थी, तो ये पीके या राम जानी आईपी है। तो विंडो में ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप आईपी असाइन ना करो तब भी आपको आईपी मिल जाएगी और आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और ये भी प्राइवेट आईपीज की रेंज में हम इनको कंसिडर करते हैं, हमेशा इन दो डिजिट से स्टार्ट होगा 169.254। इसको अपीपा कहते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। दो चीजें और क्विकली ऐड कर लेते हैं, क्लासफुल आईपी, क्लासलेस। क्लासलेस आपको बाद में पता चलेगा। जो हमारे रेंजेस है क्लास A B C, इसको क्लासफुल कहते हैं।
इसका सबनेट मास्क 255, क्लास बी का 2 टाइम और क्लास सी का 3 टाइम। लेकिन आगे जब हम सबनेटिंग करेंगे तो क्लास ए का 2 टाइम 255 हो जाएगा और क्लास बी का 3 टाइम कुछ हो जाएगा, तो ये क्लास लेस रह जाएगा। क्लासफुल जिसका क्लास का पता हो, अब ये क्लास लेस रह गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट है क्लासफुल आईपी और क्लास लेस आईपी। जब इसकी सब नेटिंग हम डिफॉल्ट से कुछ और यूज करते हैं तो इसको क्लासलेस कहते हैं। और जब डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए का 1 टाइम, क्लास बी का 2 टाइम और क्लास सी का 3 टाइम 255, तो इसको हम क्लासफुल कहते हैं। तो अपीपा और ये ओवरऑल इसकी डिटेल रहे।